हेलो बच्चों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद के उत्तम में। और आज हम लोग 11th क्लास के फिजिक्स में जो चैप्टर चल रहा है समतल में गति, उसका आज हम लोग लेक्चर नंबर 6 पढ़ने जा रहे हैं। और आज का टॉपिक है सदिश गुणन यानी वेक्टर प्रोडक्ट। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं अदिश गुणन क्या होता है। तो सदिश गुणन एक अदिश गुणन का एक पार्ट है। जैसा कि हमने पिछले वाले वीडियो में बताया है कि जब दो वेक्टरों का जब गुणा करते हैं हम लोग, तो गुणनफल जो प्राप्त होता है वो अदिश भी हो सकता है और सदिश भी हो सकता है। जब गुणनफल हमें अदिश राशि प्राप्त होता है तो उसको हम लोग अदिश गुणन कहते हैं, और जब सदिश राशि प्राप्त होती है तो उसको हम लोग सदिश गुणन कहते हैं। तो आज का टॉपिक हम लोग का है सदिश गुणन, कि जब दो वेक्टर यानी दो सदिश अगर मल्टीप्लाई किए जाएं तो जो प्राप्त होने वाली जो राशि है वो एक सदिश राशि प्राप्त होती है। तो ऐसे गुणन को हम लोग सदिश गुणन कहते हैं। तो इसकी परिभाषा और सिंपल से लिख सकते हैं हम लोग कि जब दो सदिशों का गुणनफल एक सदिश राशि प्राप्त होती है, सदिश मतलब वेक्टर, तो ऐसे सदिश गुणन, तो इसे सदिश गुणन अथवा क्रॉस गुणन कहते हैं। अब इसका मान कितना होता है, एग्जाम्पल में हम लोग लिखेंगे कि सदिश गुणन का एग्जाम्पल क्या होंगे। तो इसका मान हम लोग कैसे निकालते हैं कि अगर दो वेक्टर हमारे पास हैं, जैसे अगर हम एग्जांपल तो देख लेते हैं कि एक वेक्टर हमारे पास है ए वेक्टर और एक दूसरा वेक्टर है बी वेक्टर। ये किसी प्लेन पर है ए और बी वेक्टर, जिनके बीच का कोण है थीटा। तो इनका कहा जाए कि इनका सदिश गुणन बताओ कितना होगा। तो सदिश गुणन का मतलब होता है कि दो वेक्टरों का जो सदिश गुणन होता है उन दोनों वेक्टरों के परिमाण, और परिमाण हम लोग जानते हैं कि ए वेक्टर का परिमाण हम क्या लिखते हैं हम लोग ए, और बी वेक्टर का लिखा जाएगा बी। तो उन दोनों वेक्टरों के परिमाण, गुणनफल तथा उनके बीच के जो कोण है उसका साइन के गुणनफल के बराबर होता है। इसको हम लोग ए क्रॉस बी पढ़ते हैं। ए मल्टीप्लाई बी नहीं पढ़ा जाएगा, इसको पढ़ेंगे हम लोग ए क्रॉस बी। तो अगर हम इसकी डिफिनेशन का लिखते हैं कि दो सदिशों का सदिश गुणन उन दोनों सदिशों के परिमाणों तथा उनके बीच के कोण की ज्या मतलब साइन, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है, के गुणनफल के बराबर होता है। और इसकी दिशा दोनों सदिशों के तल के लंबवत होती है। जो कि सदिश राशि प्राप्त हो रही है मल्टीप्लाई करने के बाद, इसका मतलब इसकी दिशा भी होगी एक। तो दिशा को प्रदर्शित करने के लिए हम लोग एक एकांक वेक्टर पढ़ा है, यूनिट वेक्टर जो कहते हैं। तो एकांक वेक्टर का काम है किसी वेक्टर की दिशा को प्रदर्शित करना। तो जो मल्टीप्लाई करने के बाद जो प्राप्त हुआ है वो उसकी डायरेक्शन क्या होगी, उसके लिए हम लोग यहाँ पर एन कैप और लगा देते हैं। समझ में आ रहा है? एन कैप का मतलब क्या हो गया, आप लिख सकते हैं जहां एन कैप ए वेक्टर व बी वेक्टर दोनों के लंबवत एकांक वेक्टर है। एकांक वेक्टर आप जानते हैं, एकांक वेक्टर मतलब होता है जिसका परिमाण एक हो, उसको हम लोग एकांक वेक्टर कहते हैं। और इसकी दूसरी विशेषता ये है कि ये जो डायरेक्शन बता रहा है वो किसके, ए और बी दोनों के लंबवत, तो दोनों के लंबवत होगा, यानी ये डायरेक्शन जो होगी वो कहलाएगी ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की डायरेक्शन, जिसको हम लोग इधर एन कैप से भी लिख रहे हैं। इन दोनों के लंबवत एक वेक्टर अगर हम मान लेते हैं, एक वेक्टर ये है, दूसरा वेक्टर ये है, इसके दोनों के लंबवत। अब उसके लंबवत इधर भी हो सकता है, लंबवत इसके नीचे भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि हम ए क्रॉस बी निकाल रहे हैं कि बी क्रॉस ए निकाल रहे हैं। ठीक है ना? इसका नियम है एक डायरेक्शन निकालने का, होगा हमेशा ए क्रॉस बी, ए और बी दोनों के लंबवत, लेकिन किस तरफ होगा, ऊपर की तरफ होगा नीचे तरफ होगा, डिपेंड करता है कि हम ए क्रॉस बी निकाल रहे हैं कि बी क्रॉस ए निकाल रहे हैं। मतलब कहने का है कि इसका एक नियम है जिसको हम लोग कहते हैं दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम। वो नियम ये है कि अगर हम
दाहिने हाथ के अंगूठे को इस प्रकार फैला लें, उंगलियों को फैलाएं ऐसे, और उसके बाद यहां पर रख करके ए क्रॉस बी का निकालना है तो ए से बी की ओर, ए क्रॉस बी निकाल रहे हैं तो ए से बी की ओर, यानी इस तल के लंबवत बाहर की तरफ इसकी डायरेक्शन होगी, जिसको हम लोग यहाँ पर बोर्ड में ए क्रॉस बी को हम ऊर्ध्वाधर ऊपर तरफ लाने खींच के दिखा रहे हैं। अगर ये इसको प्लेन अगर मान लें, दोनों वेक्टर अगर ए और बी दोनों इस प्लेन में है, इस जो व्हाइट बोर्ड है इसके प्लेन में अगर हैं, तो इसके तल के लंबवत ये जो डायरेक्शन होगी वो ए क्रॉस बी की होगी। हमेशा एंगल चूंकि दोनों तरफ बनता है, ये भी एंगल बनता है ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी का एंगल ये भी होगा, लेकिन हमेशा जो एक्यूट एंगल होगा, न्यून कोण होगा, उस डायरेक्शन में उंगलियों को मोड़ना है, यानी अंगूठे को लंबवत रखते हुए उंगलियों को इस प्रकार मोड़ना है कि अगर ए क्रॉस बी निकालना है तो ए से बी की ओर ले जाना है, बी क्रॉस से निकालना है तो बी से ए की तरफ ले जाना है। तो अंगूठा जिस डायरेक्शन में होगा वो उसके दिशा को प्रदर्शित करता है जो ए क्रॉस बी की डायरेक्शन होती है। ठीक है, जैसे अगर हम ए क्रॉस बी निकाल लें तो ए से बी की ओर ले जाएंगे तो अंगूठा बाहर रहेगा बाहर की तरफ, अगर बी क्रॉस से निकालना होगा तो बी से ए की ओर मोड़ेंगे तो तल के लंबवत अंदर की तरफ उसकी डायरेक्शन होगी। ठीक है, तो ध्यान रखना है कि ए क्रॉस बी की जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा ए और बी दोनों के लंबवत होती है, ना ए के लंबवत बी होती है और बी के लंबवत होती है, तो सीधे सीधे कह सकते हैं ए और बी दोनों के लंबवत। तो ये ध्यान रखना है, जहां एन कैप ए और बी दोनों के लंबवत एकांक वेक्टर है, ये डायरेक्शन बताता है ए क्रॉस बी की। समझ में आ रहा है? तो इसकी भाषा हम लोग एग्जाम में कैसे लिखेंगे कि ए क्रॉस बी यानी वेक्टर प्रोडक्ट अगर करना है तो क्या क्या हमको आना चाहिए, डिफिनेशन उसकी, उसका मान कैसे निकालते हैं। मान निकालने का मतलब दो वेक्टरों का जो सदिश गुणन होता है उन दोनों वेक्टरों के परिमाणों, यानी ए का परिमाण ए, बी का परिमाण बी, ए और बी वेक्टर हैं, इसके ऊपर तीर लगाया हमने, तीर नहीं लगाया तो उसके परिमाण को प्रदर्शित करेगा। थीटा इन दोनों वेक्टरों के बीच का कोण है जो यहाँ पर दिख रहा है, ये आप पूरा प्लेन मानना है आपको ए क्रॉस बी। और एन कैप क्या है, ए और बी जो वेक्टर है इनके लंबवत जो डायरेक्शन होगी उस दिशा में एकांक वेक्टर है एन कैप। समझ में आ रहा है? तो अगर हम इसीलिए हमने लिखा है कि यदि दो वेक्टर अगर हैं यानी दो सदिश हैं ए और बी जिनके बीच का कोण अगर थीटा है तो ए व बी का जो सदिश गुणन होगा जिसको हम लोग क्रॉस गुणन भी कहते हैं या इंग्लिश में इसको हम लोग वेक्टर गुणन भी कह देते हैं, तो उसको हम लोग ए क्रॉस बी पढ़ेंगे हमेशा, ए क्रॉस बी, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, वो होगा ए बी साइन थीटा एन कैप। एन कैप सिर्फ डायरेक्शन बताने के लिए यूज हो रहा है कि ए और ए क्रॉस बी की डायरेक्शन क्या होगी। समझ में आ रहा है? तो इस प्रकार से ये हम लोग इसकी परिभाषा जो लिख सकते हैं। अब एग्जाम्पल देख सकते हैं कि कौन सी ऐसी राशियां हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से एक सदिश राशि प्राप्त होती है। तो जैसे हम लिख सकते हैं, जैसे टाउ बराबर इक्वल टू होता आर क्रॉस एफ, इसके ऊपर वेक्टर जरूर लगाएंगे। टाउ क्या होता है, ये बलागुण, टाउ है बलागुण, आर है स्थित वेक्टर कहते हैं इसको, स्थित सदिश है, इसका मतलब जहां पर ये फोर्स लगाया गया है उसकी मूल बिंदु से कितनी दूरी है वो है आर वेक्टर, और एफ है लगाया गया बल। तो ये एग्जांपल हो सकता है इसका, दोनों मल्टीप्लाई किया तो एक सदिश राशि प्राप्त हो गई। दूसरा एग्जांपल हम लिख सकते हैं J इज इक्वल टू आर क्रॉस P। नाम जरूर याद रखने इसके कि ये है कौन सी भौतिक राशियां। J का मतलब है कोणीय संवेग, P का मतलब है रेखीय संवेग, R का मतलब है स्थित सदिश। ठीक है ना, पोजीशन वेक्टर है ये। थर्ड एग्जांपल हम लिख सकते हैं V इज इक्वल टू आर ओमेगा होता है फार्मूला, वेक्टर फॉर्म जब भी लिखते हैं तो ओमेगा क्रॉस आर लिखेंगे हम लोग। ये आर हमेशा यहाँ पर पोजीशन वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। ये ओमेगा क्या है, कोणीय वेग है, और वी है रेखीय वेग, आर है पोजीशन वेक्टर यानी स्थित सदिश कहते हैं। और एग्जांपल हम लिख सकते हैं ए इज इक्वल टू एल्फा क्रॉस आर। अब यहां पर ए क्या है, ए है रेखीय त्वरण है, एल्फा है कोणीय त्वरण, और आर है स्थित सदिश। तो ये एग्जांपल हम लिख सकते हैं। इसके एग्जांपल लिखने के एग्जाम में आते हैं कि
सदिश गुणन किसे कहते हैं, एग्जाम्पल सहित इसकी परिभाषा दीजिए। तो एग्जाम्पल में आपको लिख सकते हैं, नाम भी आपको लिखना है। टाउ क्या बताया हमने, बलागुण, आर है पोजीशन वेक्टर जिसको स्थिर सदिश कहते हैं, एफ है बल, जे है कोणीय संवेग, आर है स्थित वेक्टर, और पी है रेखीय संवेग, यहाँ पर वी है रेखीय वेग, ओमेगा है कोणीय वेग, आर है पोजीशन वेक्टर, अल्फा है रेखीय त्वरण, ए रेखीय त्वरण है, अल्फा है कोणीय त्वरण और आर है पोजीशन वेक्टर। तो ये एक एग्जांपल है, इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद हम लोग इसके गुण पढ़ते हैं कि सदिश गुणन के कौन कौन से गुण होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूमेरिकल में इसका यूज करेंगे हम लोग गुणों का, तो नोट कर लें। उसके बाद हम लोग गुणों के बारे में पढ़ेंगे। बस ये ध्यान रखना है कि चाहे अदिश गुणन पढ़ रहे हो चाहे सदिश गुणन पढ़ रहे हो, हमेशा गुणा जो होता है वो दो सदिशों का ही होता है। अदिश गुणन में भी दो सदिशों का गुणा होगा और सदिश गुणन में भी दो सदिशों का गुणन होता है। बस गुणनफल अगर अदिश प्राप्त होता है तो उसको हम अदिश गुणन कहेंगे, और अगर गुणनफल सदिश राशि प्राप्त होता है तो उसको हम लोग सदिश गुणन कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इसकी परिभाषा और फार्मूला। ध्यान रखना है, फार्मूला हमारा a क्रॉस b इक्वल टू ए बी साइन थीटा इंटू एन कैप। एन कैप क्या बताता है, a और b दोनों के लंबवत एकांक वेक्टर को बताता है। तो यदि लगाइए अब सदिश गुणन के गुण। सदिश गुणन के गुण यानी इसकी प्रॉपर्टी क्या है, जैसा कि हम लोग अदिश गुणन में भी पढ़ चुके हैं गुण उसके, तो इसके भी गुण क्या होंगे। पहला गुण तो इसका ये है कि सदिश गुणन क्रम विनिमेय नहीं होता है। सदिश गुणन क्रम विनिमय नहीं होता, जबकि अदिश गुणन क्रम विनिमय होता है। इसका क्या मतलब है कि अगर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर अगर निकाल रहे हैं तो ये बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर के इक्वल नहीं होता है। ठीक है ना, क्यों, अभी हम लोग इसकी डायरेक्शन ए क्रॉस बी डायरेक्शन कैसे निकालते हैं हम लोग, दाहिने हाथ के अंगूठे के नियम से। कि अगर हमको ए से बी की ओर उंगली घुमाएंगे तो डायरेक्शन इस तरफ आएगी, अगर बी से ए की उंगली घुमाएंगे तो डायरेक्शन दूसरी तरफ आएगी। डायरेक्शन का अंतर होगा, इस वजह से दोनों इक्वल नहीं होंगे। अगर इक्वल करना है तो फिर हमको क्या करना पड़ेगा, यहां पर माइनस लगाएंगे तब हम इक्वल कर सकते हैं। ठीक है ना, जो डायरेक्शन इसकी उल्टा है, डायरेक्शन को अगर माइनस लगा देते हैं तो ये दोनों एक ही डायरेक्शन में हो जाते हैं। ठीक है, परिमाण में बराबर पहले भी थे, डायरेक्शन में उल्टा थे, तो उसको माइनस लगा के हमने इक्वल कर लिया। ठीक है, ये इसका पहला गुण है। कभी भी हम a क्रॉस b की जगह b क्रॉस a नहीं लिख सकते, लिखते हैं तो माइनस लगा करके लिखना पड़ेगा। दूसरा है कि दो परस्पर लंबवत वेक्टरों, वेक्टर मतलब सदिश वेक्टरों, दो परस्पर लंबवत वेक्टरों का सदिश गुणन उन दोनों वेक्टरों के परिमाणों के गुणनफल के बराबर होता है। ये इसका दूसरा गुण है। दो परस्पर लंबवत वेक्टरों का जो सदिश गुणन होगा वो उन दोनों वेक्टरों के परिमाण गुणनफल के बराबर होगा। कैसे हम लोग सकते हैं कि अगर दो वेक्टर हैं, ए वेक्टर और बी वेक्टर, उनका अगर क्रॉस प्रोडक्ट किया जाए, दोनों कैसे हैं, परस्पर
लंबवत हैं तो ए बी साइन 90 और n कैप, और साइन 90 की वैल्यू क्या होती है 1, तो साइन 90 की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी एन कैप, लिख सकते हैं। अगर हम परिमाण की बात करें, ए क्रॉस बी का परिमाण कितना होगा, परिमाण को हम लोग कैसे लिखते हैं मॉड के अंदर, तो परिमाण में इसका परिमाण तो 1 होता है, तो केवल ए और बी बचेगा। तो इसका मतलब है कि दो वेक्टरों का अगर सदिश गुणन करना है, और कैसे दोनों वेक्टर हैं परस्पर लंबवत हैं, यानी लंबवत होने का मतलब एक वेक्टर इस डायरेक्शन में है और दूसरा इस डायरेक्शन में है, और ये कोण कितना है 90 डिग्री का है। तो ए क्रॉस बी करेंगे तो उसका मान जो होगा वो हमेशा ए क्रॉस बी के ए और बी दोनों के परिमाणों का गुणनफल के बराबर होता है। डायरेक्शन तो उसकी दोनों के लंबवत होगी, ठीक है ना, लेकिन जो उसका जो परिमाण होगा मैग्नीट्यूड होगा वो क्या, वो किसके बराबर हो जाएगा, दोनों वेक्टरों के परिमाणों के गुणनफल के बराबर होता है। ये इसका दूसरा गुण है। तीसरा गुण लिख सकते हैं, दो परस्पर समांतर वेक्टरों, दो परस्पर समांतर वेक्टरों का सदिश गुणन शून्य होता है। समांतर होंगे तो बीच का कोण कितना होगा 0 अंश। तो अगर a क्रॉस b अगर लिख रहे हैं, दो वेक्टर हमारे पास हैं और वो अगर समांतर हैं, यानी a क्रॉस b अगर a b साइन थीटा होता है, तो साइन समांतर है तो 0 अंश हो जाएगा n कैप, और साइन 0 की वैल्यू 0 होती है। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, a क्रॉस b इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। ये लिख सकते हैं हम लोग, क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि साइन 0 की वैल्यू जो है वो 0 होती है, इस वजह से इसको 1 लिखा, इसको हम 0 लिख सकते हैं। जब भी कहीं प्रूव करना हो दो वेक्टर हैं परस्पर अगर समांतर हैं, तो हमेशा उसका क्रॉस प्रोडक्ट ही निकालेंगे। हम लोग एग्जांपल भी करेंगे, ये वेक्टर आई जे के फॉर्म में दे रखे हैं और कहा जाएगा सिद्ध करो कि ये परस्पर समांतर हैं, तो हम लोग क्या निकालेंगे उसका a क्रॉस b, और अगर 0 आता है तो सिद्ध हो जाएगा कि वो समांतर वेक्टर है। और अगर लंबवत प्रूफ करना होता है तो हम लोग a डॉट b निकालते हैं, जो लंबवत वेक्टर अगर होते हैं तो उनका जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो 0 होता है, अगर समांतर होते हैं तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है, ये ध्यान रखना है। तो दो परस्पर समांतर वेक्टरों का सदिश गुणन शून्य होता है, नोट कर लीजिए। उसके बाद फिर आगे गुण लिखवाया जाए, और नोट कर लिया। समांतर से मतलब है दोनों एक ही डायरेक्शन में हो, और एक ही डायरेक्शन में हो या विपरीत डायरेक्शन में हो। साइन अगर 180 की वैल्यू है तब भी उसका मान 0 होता है। समांतर वेक्टर का मतलब ये तो डायरेक्शन में हो, दोनों एक ही डायरेक्शन में हो, या तो विपरीत दिशा में। विपरीत दिशा में साइन 180 की वैल्यू 0, ठीक है। इस प्रकार से ये गुण लिख सकते हैं। और फोर्थ वाला जो गुण होता है कि किसी वेक्टर का उसी वेक्टर से गुणन किसी वेक्टर का उसी वेक्टर से गुणन, इसको हम लोग स्वतः गुणन भी कहते हैं। स्वतः गुणन यानी स्वतः गुणन जो है वो शून्य होता है। वेक्टर से किसी वेक्टर का उसी वेक्टर से सदिश गुणन, सदिश गुणन, इसको सही से लिखो,
किसी वेक्टर का उसी वेक्टर से सदिश गुणन तो मतलब वेक्टर प्रोडक्ट, सदिश गुणन या इसको हम लोग स्वतः गुणन सदिश गुणन शून्य होता है। अब उसी वेक्टर से मतलब ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, किसी वेक्टर हमने कोई वेक्टर ए लिया, उसी के साथ अगर क्रॉस प्रोडक्ट कराया जाए, जो सदिश गुणन कराते हैं, तो ए क्रॉस ए वेक्टर इक्वल टू होता है ए का परिमाण ए साइन वही वेक्टर, तो बीच का कोण कितना हो जाएगा 0, साइन 0 की वैल्यू होती है 0, तो ये हो जाएगा ए क्रॉस ए की वैल्यू 0। हमेशा किसी वेक्टर का उसी वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई कराते हैं तो उसकी वैल्यू हमेशा 0 आती है, ठीक है। जबकि डॉट प्रोडक्ट में ऐसा नहीं था, डॉट प्रोडक्ट में ए डॉट ए की वैल्यू ए स्क्वायर के इक्वल थी, क्योंकि वहां पर ए बी कॉस थीटा होता है और कॉस 0 लिखा है उसकी वैल्यू 1, इस वजह से होता है। दोनों कंपेयर करके देखेंगे तो आसानी से याद हो जाएगा। और फोर्थ वाला जो एक गुण है और कि जो लंब कोणीय एकांक वेक्टर है होते हैं, लंब कोणीय एकांक वेक्टर, ये तो पता है ना, लंब कोणीय एकांक वेक्टर कौन से होते हैं, आई कैप, जे कैप और के कैप के सदिश गुणन में निम्न संबंध होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल याद करना है, समझ करके याद करेंगे। निम्न संबंध होता है, ये तो पता है ना, आई जे के क्या होते हैं, आई और जे एकांक वेक्टर हैं, बस डायरेक्शन निश्चित है। आई कैप, जे कैप और के कैप हमेशा एक्स एच और वाई एच और जेड एच की दिशा में एकांक वेक्टर है। आई एक्स एच की दिशा में आई कैप होता है, वाई एच की दिशा में जे कैप होता है, के जेड एच की दिशा में के कैप होता है। ये परस्पर लंबवत वेक्टर होते हैं, ये हमको पता है, ठीक है ना। ये सब 90 डिग्री में होते हैं, देखने भले 90 लग रहे हो, लेकिन ये होते सब 90 डिग्री में हैं। तो इनमें अगर कहा जाए कि आई क्रॉस आई कैप बताओ कितना होगा, आई क्रॉस आई। अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा है, देखो ये फोर्थ वाले प्रॉपर्टी, किसी वेक्टर का उसी वेक्टर के साथ जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो 0 होता है। क्यों? क्योंकि दोनों एक ही डायरेक्शन में हो जाएंगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0। इसी प्रकार से जे क्रॉस जे की वैल्यू ये हो जाएगी 0 और के क्रॉस के की वैल्यू भी 0। किसी वेक्टर का उसी वेक्टर के साथ अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट कराते हैं तो उसकी वैल्यू 0 आती है, जबकि डॉट प्रोडक्ट कराते हैं डॉट आई की वैल्यू होती है 1। ध्यान रखेंगे, आई डॉट आई की वैल्यू 1, जे डॉट जे की वैल्यू 1, के डॉट के की वैल्यू 1, लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट में इसकी वैल्यू 0 होती है। ये तो हो गई स्वतः गुणा अगर कराते हैं इनका लंब कोणीय एकांक वेक्टरों का, तो ये रिजल्ट आपको ध्यान रखना है। और अगर आई क्रॉस जे अगर कराया जाए तो इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे हम लोग, आई क्रॉस जे की वैल्यू होती है के की इक्वल, जे क्रॉस के की वैल्यू होती है आई के इक्वल, और के क्रॉस आई की वैल्यू होती है जे की इक्वल। ये आपको ध्यान रखना है। और दूसरी बात, अगर इसका उल्टा हो जाए, जे क्रॉस आई होगा वो इक्वल होगा माइनस के इक्वल होता है, के क्रॉस जे ये माइनस आई के इक्वल होता है, और आई क्रॉस के ये होता है माइनस जे के इक्वल। अब इसको याद रखने का तरीका क्या होगा, उसका कारण देखो, ये ए क्रॉस, जैसे ए क्रॉस बी की दिशा क्या होती, ए बी दोनों के लंबवत। तो अब देखो आई क्रॉस जे लिखा है, तो आई है एक्स एच की दिशा में, वाई है जेड एच की दिशा में, तो इन दोनों के लंबवत कौन सी डायरेक्शन होगी, जेड एच। तो जेड एच की दिशा में होगा, तो जेड एच की दिशा में होगा तो कौन सा वेक्टर आएगा जेड एच की दिशा में, के।
इस वजह इसको के के रूप में लिखेंगे हम लोग। अब जे क्रॉस आई का मतलब उल्टा हो गया, समझना। जैसे हम लोग इसको अगर हम ऐसे घुमाएंगे, के से जे क्यू ले जाएंगे तो के क्रॉस जे करेंगे तो बाहर तरफ डायरेक्शन आएगी। अगर जे क्रॉस के करते हैं तो अंदर तरफ डायरेक्शन आती है, तो दिशा का केवल अंतर हो जाता है, इस वजह से माइनस लग जाता है। ठीक है ना। सीधा सभी को जे क्रॉस के की लंबवत कौन सी डायरेक्शन होगी, आई, यानी आई का मतलब जे क्रॉस के करेंगे, जे क्रॉस के करेंगे यानी वाई एच और जेड एच की दिशा की लंबवत कौन सी डायरेक्शन होगी, एक्स एच। तो एक्स एच की दिशा में कौन सा वेक्टर होगा, एकांक वेक्टर आई कैप। इसी प्रकार से के क्रॉस जे यानी के का मतलब हो गया जेड एच, आई का मतलब हो गया एक्स एच। जेड एच और एक्स एच की दिशा की लंबवत कौन सा वेक्टर हो जाएगा, वाई एच, और उसकी दिशा में एकांक वेक्टर होता है जे कैप। बस इसकी दिशा उल्टा हो गई। याद रखने का तरीका सबसे आसान यह है कि आपको एक सर्किल बना लेना है, वृत्त एक बना लीजिए और उसमें क्रम से आपको 3 पॉइंट बना लेने हैं ऐसे, एक तरफ आई, जे और के। अगर इस क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर हम मल्टीप्लाई करा रहे हैं ऐसे क्लॉकवाइज में, तो हमेशा मल्टीप्लाई को प्लस में रखना है, ये ध्यान रखेंगे। मतलब कैसा आएगा, प्लस में आएगा। जैसे आई क्रॉस जे कर रहे हैं तो उसके अगला टर्म आ जाएगा के, लेकिन रहेगा किसमें, प्लस में, क्योंकि क्लॉकवाइज डायरेक्शन चल रहे हैं। अगर एंटी क्लॉकवाइज में चलते, जैसे अगर इसको याद रखने का तरीका है, वह नियम वही है, आई, जे और के। अब ये 3 जगह आप लिख लीजिए। और अगर यही डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज होती है हमारी ऐसे, ठीक है ना, ये सब क्लॉकवाइज डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। एंटी क्लॉकवाइज अगर होती है ऐसे चलते, जैसे जे क्रॉस आई, जे क्रॉस आई, जे से आई की तरफ जा रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज में, तो एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो माइनस। बस इतना ध्यान रखना है। क्लॉकवाइज ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं, जे क्रॉस आई, जे क्रॉस आई, जे क्रॉस आई करने के लिए हमको क्लॉकवाइज डायरेक्शन चलना पड़ेगा। जैसे के से आई की ओर, के से आई की ओर जाएंगे तो अगला वाला तो जे मिलेगा, लेकिन रहेगा प्लस में, क्योंकि क्लॉकवाइज डायरेक्शन चल रहे हैं। अगर हम यहीं पर के क्रॉस आई करते, आई क्रॉस के करते, आई क्रॉस के करते तो एंटी क्लॉकवाइज चलते तो माइनस लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। बस उसके जो मल्टीप्लाई कर रहा है उसके अगले वाला टर्म आपको लिखना है, चिन्ह का ध्यान रखना है। क्लॉकवाइज चल रहे हैं तो प्लस में लगाएंगे और एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं तो माइनस में लगाते हैं। बस इतना ध्यान रखना है। तो ये इसकी प्रॉपर्टी आपको ध्यान रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूमेरिकल में इसकी बहुत जरूरत है हमको। क्लियर हो गया। तो इस प्रकार से ये प्रॉपर्टी आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद एक न्यूमेरिकल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो बताने जा रहे हैं, तो नोट कर लीजिए पहले। अगर दो वेक्टर ए वेक्टर और बी वेक्टर अगर दे रखे हैं इस लंबकोण एकांक वेक्टरों के पदों में, जैसे एग्जांपल लेते हैं एक, जैसे अगर हम ये कह दें कि दो वेक्टर हमारे पास हैं, न्यूमेरिकल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, यदि ए वेक्टर हमारे पास इस फॉर्म में है, आई कैप A1 आई कैप प्लस B1 जे कैप प्लस C1 के कैप, और बी वेक्टर हमारे पास है A2 आई कैप प्लस B2 जे कैप प्लस C2 के कैप। ये वेक्टर हमारे पास हैं और कहा जाए कि इनका बताइए A क्रॉस B का मान कितना होगा, यानी A वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मान कितना हो। डॉट अगर निकालना है तो हम लोग पिछले वाले वीडियो में बता चुके हैं, इसको वीडियो अगर देख लेंगे। डॉट प्रोडक्ट निकालना नहीं आता है, ए क्रॉस बी अगर निकालना है तो कैसे निकाला जाएगा, तो एक फार्मूला को ध्यान रखना। मैथ ने पढ़ा है सारणी के बारे में, तो पहले सारणी बना लीजिए। दो समांतर लाइनें आपको खींचनी है, उस दूरी पर पहले आई कैप, जे कैप और के कैप लिख देंगे, ठीक है। अगर हम ए क्रॉस बी निकाल रहे हैं तो ए
वेक्टर के जो आई जे के गुणांक जो होंगे उसको लिखेंगे। अगर बी क्रॉस से निकाल रहे हैं तो बी के पहले लिखे जाएंगे, बस ये ध्यान रखना है। ए क्रॉस बी निकाल रहे हैं तो ए के पहले लिखेंगे, बी के बाद में लिखेंगे, और बी क्रॉस से निकाल रहे हैं तो बी के पहले ए के बाद, बस इस बात को ध्यान रखना है। तो ए वेक्टर के आई जे के गुणांक जो होंगे वो उसको लिखना है। तो a1 b1 और c1, उसका बी के लिखेंगे a2 b2 और c2। ये इसकी ये सारणिक मेथड है ए क्रॉस बी निकालने का। और वरना इसको हम क्रॉस प्रोडक्ट अगर उस तरीके से कराते हैं, इसका पहले इसके साथ क्रॉस प्रोडक्ट, इसका इसके साथ, बहुत लंबा हो जाएगा निकलने के लिए, उससे भी आ जाएगा लेकिन बहुत लंबा टॉपिक होगा, उसमें कैलकुलेशन गलत होने के चांस ज्यादा होंगे। तो ये तरीका अप्लाई करते हैं हम लोग ए क्रॉस बी निकालने में। अब एक्सपेंड करने का तरीका क्या होता है, एक्सपेंड कैसे करेंगे? एक्सपेंड करने का तरीका ये कि पहले आप आई कैप लिख लो, एक छोटी सारणिक बना लो। अब ये आपको सोचना है इस आई से होकर जाने वाला जो ये दो है उसको क्रॉस कर देना है और कॉलम को क्रॉस कर देना है। जो आई पहले लिखा है तो आई से होकर जाने वाली रो और कॉलम दोनों क्रॉस करते हुए ये मन में आप क्रॉस कर लेना है। तो जो बचेगा इसको क्रॉस कर दिया, इसको क्रॉस कर दिया, क्या बचा हमारे पास b1 c1 और b2 c2 जो बचेगा। फिर माइनस लगाएंगे, ये माइनस लगाएंगे अपनी तरफ से, उसके बाद जे लिखेंगे और फिर दूसरा सारणी बनाएंगे छोटी सी, फिर आई से होकर जाने वाले रो को काट देंगे और कॉलम को काट देंगे। तो जो बचेगा उसको नोट कर लेंगे। ये लाइन कट गई, ये लाइन कट गई, क्या बचा a1 c1 और a2 c2 ये बच जाएगा प्लस ए। अल्टरनेट करते हैं, मैथ में आपने सीख रखा होगा, बायो वाले स्टूडेंट के लिए दिक्कत होगी, इसलिए इसको एक एक पॉइंट समझना है। जे अगर के को लिखना है तो के को क्रॉस, के से होकर जाने वाले रो और कॉलम को क्रॉस करते हुए जो बचेगा उसको लिखेंगे a1 b1 a2 b2 ये हो जाएगा। के को क्रॉस कर दिया ऐसे, तो जो बचेगा a1 b1 a2 b2। अब क्या करते हैं हम लोग उसके बाद, पर ध्यान रखना आई फिर प्लस का रखेंगे, जे माइनस का, फिर प्लस का, यानी प्लस माइनस प्लस, ये अल्टरनेट चलेगा जब हम इसको एक्सपेंड करेंगे। तब अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, एक इस तरह मल्टीप्लाई कराएंगे, इसको इधर कराएंगे, तो क्या लिखा जाएगा आई b1 c2 माइनस लगाएंगे, फिर b1 c2 हो गया माइनस b2 c1। ये सारे काम खत्म हो गया, ब्रैकेट लगाया हमने, सारे यहां से खत्म, माइनस जे यहां भी वही काम करना है, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है। तो a1 c2 माइनस a2 c1 कर दिया हमने इसको, फिर प्लस के और यहां पर आएगा इसका इसके साथ मल्टीप्लाई, इसका इसके साथ, पहले इधर शुरू करेंगे मल्टीप्लाई, ऐसे नीचे से ऊपर नहीं जाएंगे, ऊपर से नीचे तरफ आएंगे, a1 b2 माइनस a2 b1। ठीक है, अब जो न्यूमेरिकल वैल्यू होंगे उसके आधार पर इसको एक्सपेंड कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, उसके बाद जो आंसर आएगा वही हमारा a क्रॉस b की वैल्यू हो जाएगी। क्लियर हो गया? तो इस प्रकार से हम a क्रॉस b की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद कुछ आंखिक प्रश्नों कर लें तो ये जो कॉन्सेप्ट है वो और क्लियर हो जाए। क्वेश्चन हमारा है, दो वेक्टर हैं, ए वेक्टर दे रखा है और बी वेक्टर दे रखा है, और कह रहा है कि ए क्रॉस बी की वैल्यू बताओ कितनी होगी। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर पूछ रहा है, तो सारणिक बना लो पहले, आई जे और के, बिल्कुल इस तरीके से करना है जो अभी हमने तरीका बताया है। आई के नीचे का क्या लिखेंगे हम लोग, ए वेक्टर के गुणांक लिखेंगे, आई जे के गुणांक, तो 3 2 और के की जगह क्या हो जाएगा 1, या 1 मल्टीप्लाई माना जाएगा, और बी के साथ क्या है 5 माइनस 5 और 1, समझ में आ रहा है? तो इस प्रकार से ये, अब इसको एक्सपेंड करो, एक्सपेंड करने का तरीका भी हमने बताया है कि ए क्रॉस बी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, इसको एक्सपेंड करना पड़ेगा सारणिक को, सारणिक का एक्सपेंड करने का तरीका।
आई के रो और कॉलम को क्रॉस करते हुए हम एक सारणी बनाएंगे। इसको क्रॉस कर दिया तो बचेंगे 2 1 -5 1, फिर माइनस लगाते हैं, फिर जे की वैल्यू जे कैसे लिखा जाएगा, जे से रो और कॉलम क्रॉस कर देंगे 3 1 5 1, ये हो जाएगा। क्रॉस करेंगे तो 3 1 5 1। उसके बाद फिर प्लस के इसको क्रॉस कर देंगे, रो और कॉलम को के से होते हुए 3 2 5 -5। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ये बताया हमने। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा, 2 एकम 2 -5 मल्टीप्लाई, ये तो आएगा, इधर मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ 2 × 1, पहली बार आपको एक एक स्टेप करो तो याद समझ में आ जाए कैसे करना है। 2 × 1 -5 × 1 माइनस जे, यहां पर 3 × 1 -5 × 1, ठीक है, 5 × 1 प्लस के 3 × -5 -5 × 2। बस इसको सॉल्व कर लेना है। आई यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 माइनस माइनस हो जाएंगे, +5 -j 3 -5, बचेगा, प्लस के यहाँ जाएगा 5 से 15 माइनस का और माइनस के 10, 15 माइनस का होगा 5 दूनी 10। अब इसको आगे 7 आई कैप माइनस प्लस हो जाएगा 2 जे कैप, माइनस से यहाँ का -2 आएगा, प्लस का हो जाएगा। फिर यहाँ माइनस के 25 के कैप, ये हमारी वैल्यू हो जाएगी A क्रॉस B की वैल्यू, ये इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है? इस प्रकार से हम लोग A क्रॉस B की वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर इसमें अगर ये जुड़ा हो कि A क्रॉस B का परिमाण ही बताओ कितना होगा, परिमाण, तो परिमाण हमको जानते हैं, किसी वेक्टर का परिमाण निकालना होता है I J के गुणांकों को स्क्वायर करके जोड़ देंगे, तो इसको आप कर सकते हैं। 7 का स्क्वायर 49 प्लस 2 4 हो गया, प्लस अब इसका स्क्वायर करेंगे, माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा 25 × 625। इसको आप कर लें, बस ये आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम A क्रॉस B कर सकते हैं। इसको देखिए 9 4 5 4 9 9 9 18 की 8, हाथ से लगा 1 और 4 और 2 6 6 और 1 7 और 678, ये वैल्यू हो जाएगी इसकी, ठीक है। तो इस प्रकार से A इसका मॉड अगर निकाल लेंगे तो उसका परिमाण निकला है कितना होगा। क्लियर हो गया? कैलकुलेशन देख लीजिए गलत ना हो। 9 4 13 13 5 18 की 8, हाथ से लगा 1 4 और 2 6 1 7 और 678 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम A क्रॉस B की वैल्यू निकाल सकते हैं। समझ में आ गया? सारणी बना करके A क्रॉस B की वैल्यू निकालते हैं। उसके बाद एक क्वेश्चन और करते हैं, नोट कर लीजिए। तो अगला क्वेश्चन हमारा है कि दो वेक्टर इसमें दे रखे हैं और सिद्ध करने के लिए कह रहा है कि सिद्ध करो कि A और B दोनों परस्पर समांतर हैं। तो समांतर सिद्ध करने के लिए भी आपको A क्रॉस B ही निकालना पड़ेगा। और ये हमने प्रॉपर्टी बताया है कि अगर दो वेक्टर अगर परस्पर समांतर होते हैं तो उनका जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो 0 होता है। तो हम क्रॉस प्रोडक्ट निकालें इसका A क्रॉस B, और अगर 0 आता है तो परस्पर समांतर सिद्ध हो जाएगा, ठीक है ना। तो हम क्या करें, इसमें A क्रॉस B निकालो, A क्रॉस B निकालो। और निकालने का तरीका है इसका अभी हमने बताया, सारणी बनाएं, I J K लिख दे, फिर A के गुणांक लिखें। पहले A के जो गुणांक है I J K में उसको लिखना है, तो 1 -5 I J और K का 0 है, K है ना, 0 हो गया। इसी प्रकार से 2
-10 और 0। ठीक है, अब इसको एक्सपेंड करना है तो एक्सपेंड आप जल्दी से कर सकते हैं। आई कैप को क्रॉस करते हुए, रो और कॉलम को जो बचेगा क्रॉस मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा -5 इंटू 0 -10 इंटू 0, -10 इंटू 0। ठीक है ना। फिर जे में आपको ये काम करना है, इसके जे से होकर जाने वाले रो और कॉलम क्रॉस करते हुए 1 इंटू 0 -2 इंटू 0 प्लस के को क्रॉस करते हुए बचेगा 1 इंटू -10 प्लस -2 इंटू -5। समझ में आ रहा है, 5 है ये। तो ये पार्ट तो 0 हो जाएगा, यहाँ 0 बचेगा, 0 -जे, ये भी 0 बचेगा यहाँ पर। और यहाँ प्लस के जरा देखो, -10 और -10 आएगा, और ये माइनस क्या हो जाएंगे, +10, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 हो जाएगा, प्लस का हो गया, ये भी 0 हो गया। यानी ये पार्ट पूरा हमारा आई कैप ये 0 हो गया, मल्टी गुणांक इसका, जे कैप ये भी 0 हो गया, और के कैप ये भी 0 हो गया। इसका मतलब है कि ए पूरा 0 हो गया, इसका मतलब है कि ए क्रॉस बी 0 आ गया। अतः अगर ए क्रॉस बी अगर 0 है तो इसका मतलब है अतः दोनों सदिश परस्पर समांतर है, परस्पर समांतर है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसको प्रूव कर सकते हैं। तो इसको नोट कर लीजिए, और आज क्लास हमारे यहीं पर समाप्त होती है। अगली क्लास में हम लोग नए टॉपिक के साथ आएंगे। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक जरूर करें, और चैनल में अगर नए हैं, पहली बार चैनल देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे नए जो वीडियो अपलोड हो उससे नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।